बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज का जो क्लास 11th फिजिक्स का जो मैथमेटिकल टूल्स है वो हमने कंप्लीट कर लिया। आप उसके एक्सरसाइज या कोई न्यूमेरिकल्स उसके सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। उनके बिहाफ पर जो लेक्चर हमने अभी तक अपलोड किए। ओके, आज का जो लेक्चर रहेगा चैप्टर रेक्टिलिनियर मोशन का फर्स्ट लेक्चर रहेगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे जो की पॉइंट है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर उनके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट जो क्लियर होता है न्यूमेरिकल से ही होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मोशन इन 1D, 2D, 3D। फिर हम स्पीड की बात करेंगे, इसकी टाइप करेंगे, अगर टाइम गिवन नहीं है तब क्या फॉर्मूला लगेगा, शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, किस टाइप से हम इजली किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन जिसके अंदर हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। आइए चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है रेक्टिलिनियर मोशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है मैकेनिक्स। कि मैकेनिक्स होता क्या है सर, किसको बोलते हैं मैकेनिक्स? तो देखिए बस मैकेनिक्स के अंदर हम बात करेंगे, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, दैट डील्स with the study of motion of an object, motion of an object or rest position, or rest position of an object। तो रेस्ट के बारे में बात करेंगे बेटा, मोशन के बारे में बात करेंगे, उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। ओके, मैकेनिक्स वो ब्रांच फिजिक्स है जिसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसके बारे में हम डील करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ओके, मैकेनिक्स जो है उसको फर्दर 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया बेटा मैकेनिक्स। तो समझिए शाबाश, मैकेनिक्स को फर्दर 3 ब्रांच कर दी गई है। नंबर 1 जो ब्रांच है दैट इज स्टैटिक्स। नंबर 2 जो ब्रांच है हमारे पास दैट इज डायनेमिक्स। नंबर 3 जो ब्रांच है दैट इज काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। तो ये 3 ब्रांच रहेंगे यहाँ पर जिनके बारे में डिस्कस करना है। स्टैटिक्स क्या होता है सर, डायनेमिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है। आइए शाबाश, स्टैटिक्स क्या होता है? इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, अभी मैकेनिक्स की ब्रांच है। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स that deals with the study of motion of an object, at rest, और इन रेस्ट पोजीशन अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बात करेंगे तो वो किसके अंदर आएगा? स्टैटिक्स के अंदर। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट, स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट। क्लास 12th के अंदर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स मींस रेस्ट। तो वहाँ पर भी इसी का हम यूज करेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं डायनेमिक्स की। डायनेमिक्स क्या होता है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, that deals with the study of motion of an object, वो रेस्ट पोजीशन पर करेगा। ये किसके अंदर करेगा? मोशन के अंदर बात करेगा। कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा उस केस में हम बात करेंगे डायनेमिक्स की। सेम इस केस में जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब उस केस में काइनेमेटिक्स यूज होगी। सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स में? स्टैटिक्स का मतलब तो आपने जान लिया कि सर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसको स्टैटिक्स बोलेंगे, कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो वो डायनेमिक्स या काइनेमेटिक्स में से आएगा। लेकिन किसके अंदर आएगा? ठीक है, एक में होता है सर विद द नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, की किस वजह से मोशन हो रही है उस बारे में हमें जानना। एक होता है विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, हमें नहीं मतलब कि किस वजह से मोशन हुई, बस मोशन होगी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा केस है सर? तो आपको बेटा एक ही चीज़ याद रखनी है, एक के अंदर विद है सर, एक के अंदर विदाउट है। तो डायनेमिक्स होती है विद नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, कि किस वजह से सर मोशन हुई है यह पता करना। ये किसके अंदर आएगा बेटा? डायनेमिक्स के अंदर।
अब काइनेमेटिक्स क्या होता है, विदाउट नोविंग, किस वजह से मोशन हुई इसके बारे में पता नहीं करना। तो याद कैसे रहेगा सर, ये याद रखना बेटा, विद तो दोनों में सेम है, आउट, ओ के, ओ से विदाउट आउट और के से काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में आएगा सर विदाउट, किस वजह से मोशन हुई है, किस फोर्स की वजह से मोशन हुई है, इसका हमें पता नहीं करना, ये आएगा काइनेमेटिक्स के अंदर। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के अंदर कि सर डायनामिक्स काइनेमेटिक्स इतना तो पता है हमें, मोशन होती है, लेकिन ये तो नहीं पता ना किसके अंदर विद आएगा किसके अंदर विदाउट आएगा। तो आप पता चल जाएगा ओ के, ओ मीन्स विदाउट, के मीन्स काइनेमेटिक्स। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं बार बार ओके बोलता हूँ तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमने मैकेनिक्स के बारे में जाना। अब क्या होता है, हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, पोजीशन क्या होती है और मोशन कितने टाइप की होती है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए शाबाश, मोशन के बारे में हम बात करते हैं तो मोशन के अंदर जो आएगा, जो टाइप हम बात करेंगे मोशन के अंदर, तो देखिए शाबाश कितने टाइप की मोशन हो सकती है। तो जो चैप्टर का नेम है जो हम स्टडी करें वो रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो टाइप ऑफ मोशन हम करें रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन जो है उसको ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन। एक तो ये टाइप की मोशन हो सकती है, रोटेटरी मोशन हो सकती है, ओके, वाइब्रेटरी मोशन भी हो सकती है, और इनमें से किसी भी दो या सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव मोशन, जो ऊपर मोशन लिखी उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है बेटा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेटरी मोशन, फॉर एग्जांपल फैन रोटेट करा तो ये क्या होगा, किसके अंदर आएगा, ये रोटेटरी मोशन के अंदर आएगा, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, वो क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन होती है। इन दो का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, फॉर एग्जांपल अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है बेटा, इसमें अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करी है और आगे डिस्टेंस भी कवर की जा रही है। तो ये रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल दो टाइप की मोशन इसके अंदर इंक्लूड हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो ये वो टाइप ऑफ मोशन थी जिनके बारे में बात करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन स्पेस के अंदर स्पेसिफाई करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया गया, एक्स वाई और जेड तीनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए जितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी उस केस में उसको मोशन इन 1D 2D 3D बोला जाता है, ठीक है। मोशन इन 1D किसको बोला जाएगा बेटा, इफ 1 out of 3 कोऑर्डिनेट आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड मोशन इन 1D। Motion in 2D, if 2 out of 3 coordinates are required to specify the position of an object, then it is called 2D. Motion in 2D. 3D, 3 out of 3 coordinates are required to specify the position of an object, it is called motion in 3D. Example sir, example क्या होंगे, motion in a straight path अगर हम बात करेंगे तो एक ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। Motion in 2D, फॉर एग्जाम्पल कोई crawling of an insect on the floor, कोई कीड़ा मकोड़ा बेटा वो फ्लोर के ऊपर रेंग रहा है, ठीक है, फ्लोर के ऊपर चल रहा है, तो उस केस में मोशन क्या 2D। अच्छा, पतंग हम उड़ा रहे हैं तो स्पेस में, एरोप्लेन है उस स्पेस में। तो ये सब किसके एग्जांपल है, 1D एंड 3D के एग्जांपल है। मैं यहाँ पर एक डायग्राम से आपको तीनों 1, 2, 3D तीनों क्लियर करवा दूंगा। तो देखिए शाबाश, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये स्पेस के अंदर हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मैं क्यूब बना रहा हूँ, क्यूब जनरली केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, फिजिक्स में कम ही क्यूब का यूज होता है। तो आइए शाबाश देखते हैं, ये कोई ओरिजिन है, ठीक है, ये कोई एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है, दैट इज जेड एक्सिस, ओके। अब यहाँ से सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी सर, मोशन इन 1D 2D 3D क्या है कैसे है। आइए शाबाश देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपको बेटा यहाँ बताना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है इस पॉइंट पर तो कितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी, मोशन इन 1D होगा, 2D होगा, 3D होगा, ओके। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी, तीन से क्लियर हो जाए। एट पॉइंट ए मुझे बताएं शाबाश, इस कोऑर्डिनेट के लिए हमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट एक्स एक्स की जरूरत पड़ेगी, वाई और जेड की कोई जरूरत नहीं है। तो एक इसका एग्जांपल है मोशन इन 1D, इसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट किसमें, मोशन इन 1D, ओके। इसके लिए कितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी सर, हम यहाँ से चले यहाँ से ऊपर हो जाए, नहीं, ये तो पीछे का बैक का है बेटा और ये फ्रंट है, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या, रूम जो है ना
रूम का एक कॉर्नर है इस साइड वाला और ये कॉर्नर जो उस साइड वाला है, तो यहाँ से वहाँ जाएंगे तो डायरेक्ट थोड़ी जा सकते हैं। यहाँ से ये लाइन अलग है बेटा और ये लाइन अलग है, तो यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ जाएंगे। एक्स में गए सर, फिर वाई में गए, फिर जेड में, तो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हो रही है इसके अंदर, तो इसको बोलेंगे मोशन इन 3D। आप पता नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं इसको। तो ये पॉइंट जो बेटा ये तो बैक है और ये फ्रंट है, समझ जाना इसको, ये बैक है ये फ्रंट है। इस पॉइंट पर ये बैक है बिल्कुल, एक कोऑर्डिनेट दो कोऑर्डिनेट, इसके लिए दो कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट पड़ी मोशन इन 2D। 1D 2D एंड 3D आपको यहाँ तक क्लियर हुए होंगे, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ओके, तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, आपका यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसी को बोलते हैं बेटा, किसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन बता रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक इनर्शियल एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल कौन सा? जिसके अंदर न्यूटन के जो लॉ है वो ओबे होते हैं, दैट इज इनर्शियल। जिसके अंदर ओबे नहीं होते दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके सर, ये और बता दो शहबाज की बेटा रेस्ट और मोशन कैसी टर्म है, क्या वो दोनों एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है? क्या है रेस्ट मोशन? किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर कब बोला जाएगा? इफ इट्स पोजीशन, या ऑब्जेक्ट जो उसकी पोजीशन चेंज ना हो बेटा, इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज, डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्ट। मोशन किसको बोलेंगे? इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes with respect to time or surrounding, then it is called object in motion. ओके, मुझे बताया शहबाज, क्या फॉर एग्जांपल हम बात करें ये जैसे बोर्ड है या वाइट बोर्ड, क्या ये रेस्ट है? किसके रिस्पेक्ट में सर बात की जा रही है, ये मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, कैमरा के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। अगर मैं बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो खुद ही मोशन में, मूवमेंट में, तो जितने ऑब्जेक्ट है, जितने पार्टिकल सब मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है अर्थ की? वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो हाँ सर बिल्कुल मूवमेंट में है, मूवमेंट कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, ये बेटा इम्पोर्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, ये अगर बात नहीं करते तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। और रेस्ट और मोशन क्या बेटा, दोनों रिलेटिव टर्म्स है। किस टाइप से रिलेटिव है सर? एग्जांपल से हमें क्लियर करें। रेस्ट एंड मोशन, नॉट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये जो दोनों बेटे क्या है? रिलेटिव टर्म है। किस टाइप से रिलेटिव है सर बताएं? कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ये कोई बस है, ठीक है, यहाँ इसके अंदर पैसेंजर है, पैसेंजर 1, को पैसेंजर 2, ये सब बैठे हैं या खड़े हैं एक ही पॉइंट पर। यहाँ कोई पैसेंजर है, पैसेंजर 3, ठीक है। ये बस चल रही है बेटा विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, इतने की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो मैंने पूछा कि सर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन है क्या वो रेस्ट पे है, मोशन में है? तो किसके रिस्पेक्ट में बेटा, किसके रिस्पेक्ट में पूछना चाहते हैं? विद रिस्पेक्ट टू 2 और 3। अगर मैं बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू 2 तो देख रहा है बेटा उसी पॉइंट पर खड़ा है या उसी पॉइंट पर बैठा है ऑब्जेक्ट, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर बात करें विद रिस्पेक्ट टू 3 तो ये जो बस मूव करे, साथ में जो ऑब्जर्वर बैठा है ये भी तो मूवमेंट कर रहा है, ये भी तो मोशन में है। किस वेलोसिटी से? जो वेलोसिटी बस की है। तो सेम बेटा रेस्ट और मोशन क्या है? एक ऑब्जेक्ट दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है और वही सेम ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या? मोशन में। तो इसको हम बोलेंगे रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। चलिए शाबाश, ये क्लियर हुआ। हम कंसेप्ट करते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर हम स्पीड और इसके टाइप के बारे में बात करेंगे। तो देखिए शाबाश, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या, किसको बोलते हैं डिस्टेंस, किसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके शाबाश, डिस्टेंस बताएं मुझे क्या होता है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, कि किस पाथ से जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ जो होगा दैट इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स जो होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। दोनों की जो यूनिट होगी मीटर होगी, ठीक है। इसके अंदर कोई
चेंजिंग नहीं। डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। बट जो डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। Between 2 points distance can be infinite values, distance possesses infinite values, कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट in between two point displacement gives a single value और यूनिक वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट की तो एक ही वैल्यू होगी, लेकिन डिस्टेंस की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी। किस पाथ से वो जा रहा है वो मैटर करता है, वो होगा डिस्टेंस के अंदर। ओके, नेक्स्ट, डिस्टेंस जो होगी डिस्प्लेसमेंट से कभी भी लेस नहीं होगी। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट। और इसी प्रकार से अगर बात करें यहाँ से, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मीनिंग क्या बेटा, दोनों इक्वल हो सकते हैं। किस केस में इक्वल होंगे, तो बेटा दो ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ में मूव करें और टर्न बैक ना करे, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ में मूव करे और टर्न बैक ना करे, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई मोशन का उसके अंदर चेंज नहीं होगा। उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। लेकिन सभी केसेस में क्या कभी सर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं शाबाश। जो डिस्टेंस है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट डायरेक्शन, इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने जाना, इनकी जो करेक्टरिस्टिक है। तो आपने क्लास 9th में भी इनके बारे में पढ़ा होगा, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। जिस एक्चुअल पाथ से तुम जा रहे हो दैट इज डिस्टेंस, लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन 2 पॉइंट दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब हम इनसे रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे ये कंसेप्ट आपका और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। फिर स्पीड और इसकी टाइप और फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। भाई शहबाज देखिए, न्यूमेरिकल्स करते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। A man has to go 50 meter due north, 40 meter due east and 20 meter due south to reach a field. Okay, in this case we have to calculate distance and displacement of that person. I start करते हैं शाबाश। इस ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, तो उसको किस टाइप से आप टैकल करेंगे, तो उसके लिए कैसे करना आपको, सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप बना लेंगे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो देखिए से बस क्वेश्चन में है क्या, बिल्कुल बेसिक करते हैं। 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 50 मीटर, ये हमने 50 मीटर लिया, यहाँ तक ऑब्जेक्ट अभी तक पहुँचा है कोई पर्सन। फिर यहाँ से 40 मीटर किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ से 40 मीटर। ओके, उसके बाद एंड 20 मीटर ड्यू साउथ, फिर उसके बाद 20 मीटर साउथ की तरफ। मीन्स यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है 20 मीटर। इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट कर, डिस्टेंस तो कंप्लीट ही होगी, 50 प्लस 40 प्लस 20, तो डिस्टेंस कितनी होगी, 90 प्लस 20 मीन्स 110 मीटर। ठीक है, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा। ओके, तो ये 20 मीटर है, ठीक है, ये 50 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया बेटा, समझा रहा मैं, यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, 30 मीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, एंगल थीटा। हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये 30 है, ये कितना 40 है, तो 40 ये होगा, ठीक है। तो 40 मीटर 30 मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अंडर द रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। या वेक्टर की फॉर्म में मैंने बताया था, अगर मैं इसको वेक्टर मान लेता हूँ आर वेक्टर, तो ये क्या होगा 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। तो क्या होगा अंडर द रूट 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, इसका स्क्वायर कितना होगा 900, टोटल कितना हुआ अंडर द रूट 2500, ये कितना हुआ 5 और 0, 50 का स्क्वायर इतना ही होगा, ठीक है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ से 50 मीटर, डायरेक्शन क्या होगी 50 मीटर, डायरेक्शन क्या होगी यहाँ से
डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, एंगल निकालना होता है थीटा, तो टेंजेंट थीटा कितना है, परपेंडिकुलर बाई बेस 30 बाई में 40, 0 से 0 कैंसिल, 3/4, और टेंजेंट थीटा में ये वैल्यू किसकी होती है, मैंने बताया था आपको मैथमेटिकल टूल्स के अंदर, थीटा 37 डिग्री। तो यहाँ से आप लिखोगे 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने बताया था, आप तो इसके डायरेक्शन जरूर लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है 50 मीटर, एंगल कितना है, डायरेक्शन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा कंप्लीट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे कंप्लीट हुए, तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ 50 मीटर, लेकिन साथ में डायरेक्शन लिखी 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कंप्लीट। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ, देखिए सर, a body covers 1/4 part of a circular path, calculate the ratio of distance and displacement। 1/4 पार्ट कवर किया जा रहा है, तो ये कोई सर्कुलर मोशन है, तो उसका 1/4 पार्ट कहाँ कंप्लीट होगा, यहाँ कंप्लीट हो जाएगा 1/4 पार्ट। रेडियस यहाँ पर गिवन है, नहीं गिवन, तो आप इसको r ले सकते हो रेडियस को, ठीक है। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला, यहाँ पर फिनिश की उसने मोशन कंप्लीट। एक सर्कल कितने का होता है 2πr, उसका कितना पार्ट है बेटा 1/4 पार्ट, 1 2 3 4, कितना पोर्शन है 1/4। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी हुई a to b, बताओ शाबाश, a to b डिस्टेंस कितनी हुई 2πr डिवाइडेड बाय में 4। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो सर ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कहाँ से कहाँ, वो डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल, ये है डिस्प्लेसमेंट। ये r है, ये भी r है, तो ये क्या हुई, बड़ी जो साइड है उसका स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ठीक है। तो अदर टू साइड कितना, ये r कितना हो गया अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो कितना हुआ अंडर द रूट 2 इंटू r स्क्वायर। r को हम यहाँ से बाहर लिख सकते हैं r√2। रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपल है डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगी, ये कितना हो गया 2 मीन्स πr बाय में 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या r√2, r से r कैंसिल, तो आंसर क्या पाई डिवाइड बाय में 2√2, यूनिट लेस होगा क्योंकि यूनिट दोनों की सेम है। तो ये आपके पास आंसर था क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या गिवन है, ए कार मूव्स फ्रॉम O to D अलोंग द पाथ OABCD, ठीक है। shown in figure we have to calculate the distance and displacement। तो डिस्टेंस तो सिंपल है, आप लोग निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट कौन निकालेगा, मैं मीन्स आपके सर। तो डिस्टेंस आप बताएं शाबाश कितनी है, 8 4 12, 12 और 4 कितना हुआ 16, 16 और 1 17 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ गई 17 किलोमीटर, समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं बेटा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको किससे मिलाते हैं, फाइनल पॉइंट से, ये मिला दिया, ओके। तो ये 1 है, ये 4 है, ये 1 हुआ, तो ये कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक, बताओ शाबाश 3 किलोमीटर। ये 4 है, कंप्लीट 8 है, तो ये कितना हुआ, अरे बताओ ना ये कितना हुआ 4 किलोमीटर, समझ आया, ठीक है। एंगल यहाँ थीटा। पहले तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, बड़ी जो साइड उसका स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, तो क्या होगा O से D जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर द रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 कितना 25 मीन्स 5 किलोमीटर। डायरेक्शन क्या होगी सर, थीटा क्या आएगा 3/4, और 3/4 क्या होता है 37 डिग्री, 37 डिग्री, ओके। डायरेक्शन यहाँ नहीं बनाएंगे तो हम बनाएंगे यहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर था। तो हमने यहाँ 3 क्वेश्चन किए, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ आए होंगे, बिल्कुल कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हुआ होगा। अब हम करते हैं स्पीड के बारे में, आइए शाबाश। आइए शाबाश स्पीड के बारे में जानते हैं, स्पीड उसकी टाइप, फिर न्यूमेरिकल करते हैं स्पीड के रिगार्डिंग। तो देखिए शाबाश स्पीड होता क्या है, किसको बोलते हैं स्पीड, स्पीड पहले इसके डेफिनेशन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस covered by an object
to the time taken by the object, to the time taken by the object during its journey. स्पीड जो होती है बेटा, स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। यूनिट क्या होगी? एसआई जो यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड। सीजीएस जो यूनिट है बेटा दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जो अदर यूनिट अगर बात करें जो यूज होंगे दैट इज किलोमीटर पर आवर, क्योंकि न्यूमेरिकल में किलोमीटर पर आवर ही हम यूज करते हैं। वेयर 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, किलोमीटर में कितने मीटर बेटा? कितने मीटर? 1000। और आवर के अंदर कितने सेकंड? 3600। 2 0 से 2 0 कैंसिल बेटा, ये कितने पे गया? 2 पे 5, 2 पे 18, इतने मीटर पर सेकंड। मैं अगर आपको बोलूँ कन्वर्ट, तो क्वेश्चन तो छोटे लेवल का लेकिन पता नहीं होता ना, हम बिल्कुल जीरो लेवल से बात करें बच्चे के माइंड में ताकि जल्दी से आ जाए। 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना बेटा इनटू मीटर पर सेकंड, क्योंकि छोटे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें जल्दबाजी कर जाते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, या आप डायरेक्ट यहाँ से क्या करो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया बेटा? 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। शाबाश, स्पीड के बारे में हमने जान लिया। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, इसमें डायरेक्शन का कोई लॉजिक नहीं, जैसे कि हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, क्योंकि डिस्टेंस के रिगार्डिंग स्पीड होती है। स्पीड जो होती है ये भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होती। तो स्पीड की जो टाइप है उसके बारे में बात करते हैं। आइए शाबाश समझते हैं इसके जो टाइप्स हैं और कहाँ क्या फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए शाबाश, स्पीड के बारे में इसके जो टाइप है उनके बारे में बात करते हैं। टाइप्स, स्पीड के जो टाइप्स है बेटा, नंबर 1 है यूनिफॉर्म स्पीड। किसको बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। फिर है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल ही बोल देते हैं इसको। फिर हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। और लास्ट में हम बात करेंगे दैट इज एवरेज स्पीड। ओके, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then it is called uniform motion। इसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इसके लिए जो डायग्राम रहेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, दैट इज डिस्टेंस, दैट इज टाइम, इस टाइप से जो ग्राफ रहेगा वो यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो 10 सेकंड में फॉर एग्जांपल यहाँ पहुँचता है 10 सेकंड में, ठीक है, 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 0 to 10 सेकंड। फिर यहाँ 20 सेकंड में पहुँचता है और 5 मीटर डिस्टेंस अगेन कवर करता है, फिर अगेन 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर। तो यहाँ टाइम इंटरवल अगर देखा जाए 50, 10 सेकंड था 30 सेकंड। अगर टाइम इंटरवल देखा जाए तो बेटा 10 सेकंड है। अगर डिस्टेंस इंटरवल भी देखा जाए तो 5 डिस्टेंस भी सेम है इंटरवल, और जो टाइम का इंटरवल है वो भी सेम है। तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज किसके अंदर लिया जाएगा इसको? इट इज टेकन इन द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड थी। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा बेटा? जिसके अंदर एक इंटरवल अनइक्वल होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distances in unequal interval of time, तो ऐसा कोई केस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड। हो सकता है इंटरवल जो यहाँ 10 है हो सकता है 2 सेकंड के अंदर पहुँच गया हो, यहाँ हो सकता है टाइम और ज़्यादा लगा दिया हो, 7 सेकंड के बाद पहुँचा। तो टाइम इंटरवल यहाँ इक्वल नहीं है, तो इसको किसका एग्जांपल दिया जाए? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है।
अगर इस टाइप से ग्राफ बनाया जाएगा बेटा तो ये किसका होगा, डिक्रीजिंग स्पीड का होगा। इस टाइप से जो ग्राफ बनाया जाएगा वो किसका होगा, इंक्रीजिंग स्पीड का। कैसे होंगे ये हम लेटर इसके बाद डिस्कस करेंगे। ग्राफ का कंप्लीट एक वीडियो लेक्चर हम अपलोड करेंगे जिसके रिगार्डिंग आपको ग्राफ बताए जाएंगे, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम और किस टाइप से उनको कन्वर्ट करते हैं सर, और किस केस में स्पीड है वो बढ़ रही है, किस केस में स्पीड कम हो रही है, तो वो सभी केसेस हम बाद में करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो स्पीडोमीटर जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर लगा होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही मेजर करता है। फॉर एग्जांपल दो बच्चे हैं, एक बच्चा जो है ऑन रोड देख रहा है, जीटी रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर स्पीड, और एक जो बच्चा है वो देख रहा है जहाँ पर ब्रेकर है वहाँ खड़ा है, ठीक है। उसने बताया कि ये जो कार है ना बहुत तेज स्पीड में चल रही थी, उसने देखा उस स्टैंड पे उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसी बच्चे ने देखा जब वो दूसरे किसी बच्चे ने तो ब्रेकर जो पास कर रही थी वहाँ पर जो ब्रिज था, ब्रेकर था एक प्रकार से, तो वहाँ पर उसको ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, वहाँ स्पीड उसकी कम हुई, तो उस बच्चे ने देखा कि उसकी स्पीड कम है। मीन्स ये क्या है बेटा, इंस्टेंट, किस इंस्टेंट पे हम बात कर रहे हैं कि सर यहाँ स्पीड उसकी ज़्यादा थी, यहाँ स्पीड कम है, किसी भी इंस्टेंट पे अगर बात की जाएगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगी यहाँ पर दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिखा जाता है। ये बेटा बहुत ही स्मॉल इंटरवल होता है, आप जैसे झपकते हैं ना इतना टाइम एकदम से हुआ, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा टी का मीनिंग ये नहीं होता कि सर यहाँ 0 पुट करते हैं, ऐसा इसका मीनिंग नहीं होता, ठीक है। इसका मीनिंग होता है बेटा 0 के नियर अबाउट 0.9, इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, इस इंस्टेंट की बात होती है। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब उस टाइम पे बताया जाएगा आपको एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस क्या होती है, दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आता है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, if an object is moving with variable speed, then the average speed of the object is equal to sum of displacement या distance covered by an object in the time taken t1 plus t2 plus t3। तो ये होगा एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला। अब एवरेज स्पीड के बारे में हम डीपली बात करेंगे कि सर कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, तो वही से अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सिलेबस होगा क्या, एवरेज स्पीड के केस में हम बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या रहेगा सिलेबस बताना, 3 इंटरवल है, इक्वल इंटरवल इनको ले सकते हैं, डिफरेंट ले सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। ये इंटरवल यहाँ डिस्टेंस है S1, ये डिस्टेंस है S2, ये S3, टाइम यहाँ से यहाँ तक T1 T2 T3, स्पीड यहाँ से यहाँ तक V1 V2 V3। तो सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल ने अपनी मोशन स्टार्ट की फ्रॉम दिस पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट। तो यहाँ से एवरेज स्पीड क्या होगी, बस S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई में T1 प्लस T2 प्लस T3। केस नंबर 1, अगर यहाँ पर V1 V2 V3 गिवन है, T1 T2 T3 गिवन है और ये गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं बेटा। V1 क्या होता है बताइए, बस S1 बाई T1, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ से जो S1 उसकी जगह क्या लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, V एवरेज इज इक्वल टू S1 की जगह V1 T1 V2 T2 प्लस V3 T3 डिवाइडेड बाई में T1 प्लस T2 प्लस T3। ओके, नंबर 1 कंप्लीट। केस नंबर 2, अगर टाइम गिवन ना हो, ठीक है, टाइम इस बार गिवन नहीं है, लेकिन S1 S2 S3 गिवन है, V1 V2 V3 गिवन है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, S1 S2 S3 एज इट इज लिखना है। T1 की बजाय क्या लिख दोगे, बस T1 ऊपर V1 नीचे, तो क्या लिखेंगे, S1 बाई V1 S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ। केस नंबर 3, फॉर इक्वल इंटरवल, अगर इंटरवल सेम है तब फॉर इक्वल इंटरवल, ये एग्जांपल आते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल हम A से B पॉइंट पर जाएं विद स्पीड V1 और आते टाइम B टू A आए विद स्पीड V2, तब एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है डायरेक्ट आपको लिखना 2V1 V2 डिवाइडेड बाय में V1 प्लस
v2। अगर ये इंटरवल सर 3 का हो, इंटरवल सेम है, v1 v2 v3 स्पीड है, ये भी डिस्टेंस s है, ये डिस्टेंस भी सर s है और ये डिस्टेंस भी s है, तब फॉर्मूला क्या होगा? तब फॉर्मूला क्या होगा बेटा? देखो शाबाश, 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय में v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। तो ये कुछ फॉर्मूले होंगे जो इम्पोर्टेंट आप लोगों को याद रखने हैं। डायरेक्ट बताओ शाबाश, याद रह जाएंगे क्या? अगर यहाँ स्पीड फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 30 है, तो सर यहाँ सेंटर में स्पीड क्या होगी? तो अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2, ये आंसर होगा बेटा, इसका आप निकाल लेना। ठीक है, ये स्पीड होगी यहाँ पर, जो भी यहाँ से रिजल्ट आएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ से इनके रिजल्ट निकाले। ठीक है, तो किस टाइप से स्पीड होगी इनके बारे में जाना, ये सभी फॉर्मूला यहाँ यूज होंगे। तो इसका रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस एक न्यूमेरिकल करते हैं बहुत ही ईजी सा। फॉर एग्जांपल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल आपके लिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और यही सेम न्यूमेरिकल भी बहुत बार रिपीट हुआ। a to b गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अपने घर से स्कूल गए। ठीक है, कितने की स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर। और घर से और स्कूल से घर आए तो स्पीड ले आएंगे, भाग कर एक छुट्टी होती है 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करनी, पता उसे अवश्य फॉर्मूला बताया था 2v1 v2 डिवाइडेड बाय में v1 प्लस v2। 2 इंटू v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय में दोनों का सम कितना हुआ? 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया? 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अदरवाइज तुम इसका आंसर पता क्या करते? दोनों को ऐड करके डिवाइड करते 50 इसका आंसर देते। ठीक है, 50 आंसर नहीं होगा। ओके, क्लियर? तो इन दिस वे वी कंप्लीटेड स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे